नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 के अनिवार्य पेपर में से व्यावहारिक लेखन इकाई 3 सत्र 2 में से अनुवाद और विज्ञान स्वरूप प्रकार महत्व और उपयोग इस टॉपिक पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अनुवाद का स्वरूप और उसके जो प्रकार है, कौन से प्रकार है, ये सिर्फ देखे हैं। ये प्रकार है अनुवाद की। इनमें से अनुवाद के प्रकार साहित्य विधा के आधार पर अनुवाद के प्रकार है। कौन कौन से साहित्य विधा के आधार पर तो देखेंगे आप, तो कथा अनुवाद, काव्यानुवाद और नाट्य अनुवाद। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रयोजन के आधार पर अनुवाद के प्रकार। प्रयोजन के आधार पर कौन कौन से है? कार्यालयीन अनुवाद, दूसरा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, मानवी के अनुवाद, संचार माध्यम के अनुवाद, विज्ञापन के अनुवाद। और तीसरा प्रकार है वो है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर कौन कौन से है हम देखेंगे, तो शब्द अनुवाद है, भाषा अनुवाद है, छाया अनुवाद है, पूर्व और आंशिक अनुवाद है, आशु अनुवाद है और रूपांतर है। यह अनुवाद के प्रकार है। तो आज के इस वीडियो में हम साहित्य विधा के आधार पर अनुवाद के प्रकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साहित्य के आधार पर कौन से प्रकार है हमने देखे कि कथा अनुवाद, काव्यानुवाद और नाट्यानुवाद। कथा अनुवाद पर पहले हम चर्चा करते हैं। कथा अनुवाद क्या है? गद्य या गद्य में या कथा साहित्य का कथा साहित्य में क्या अनुवाद कथा अनुवाद कहलाता है। गद्य का गद्य यानी उपन्यास आदि, कथा साहित्य यानी कहानी का कथा साहित्य में कहानी में किया गया अनुवाद कथा अनुवाद कहलाता है, गद्य से गद्य का। स्रोत भाषा की कथा का लक्ष्य भाषा में कथात्मक अनुवाद कथा अनुवाद कहलाता है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। समझ लीजिए दो शब्द, लक्ष्य भाषा क्या है और स्रोत भाषा क्या है। स्रोत भाषा क्या है तो देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मराठी की जो उपन्यास कादंबरी है मृत्युंजय का अनुवाद हिंदी में करना है, तो मराठी की जो कादंबरी उपन्यास मृत्युंजय वो स्रोत भाषा होगी, स्रोत मूल भाषा यानी कि, और जो हिंदी में अनुवाद करेंगे तो लक्ष्य भाषा है, यानी कि स्रोत भाषा की कथा का लक्ष्य भाषा में कथात्मक अनुवाद कथा अनुवाद कहलाता है। जैसे उपन्यास या कहानी का लक्ष्य भाषा में भी उपन्यास या कहानी के रूप में ही वह अनुवाद कथा अनुवाद कहलाएगा। यानी कि एक उपन्यास लेंगे और मराठी का होगा तो हिंदी में करेंगे तो एक कथा अनुवाद होगा। उपन्यास से नाट्यानुवाद या काव्य अनुवाद में नहीं प्रतिवर्तन होता, उपन्यास का उपन्यास, गद्य में गद्य, यही कथा अनुवाद कहलाएगा। इसके अंतर्गत लघु कथा, कहानी, लघु उपन्यास, बृहद यानी बड़े उपन्यास आदि तक का अनुवाद किया जाता है। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि अनुवादक को जिसका वो अनुवाद कर रहा है और जिस विधा में अनुवाद कर रहा है उसकी कला का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि अनुवादक को उसकी भाषा हो, दो भाषा हो, उसकी जो विधा है अनुवाद का, जो विधा किस तरह से अनुवाद किया जाता है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ अनुवादक को स्रोत भाषा के उपन्यास या कहानी आदि की सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक कार्य, पात्रों के नामों के लिप्यांतर का ध्यान अवश्य रखना है। यानी कि जिस उपन्यास का वो अनुवाद कर रहा है उस उपन्यास की जिस भाषा का है उस भाषा का सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक कार्य या उसका लिप्यांतर करते हैं, सब बातों पात्रों के जो भी वातावरण में पले है उस उपन्यास की कहानी के, उसका ध्यान रखना आवश्यक है। अगर वो उपन्यास या कहानी का अनुवाद कर रहा है तो उसकी भाषागत विशेषता, जैसे भाषागत विशेषता मराठी हिंदी की, अलंकार, कहावतें, मुहावरे, व्यंग्यात्मकता, आंचलिक शब्द यानी कि ग्राम, जिस भूप्रदेश में वो उपन्यास है उसके शब्द, आंचलिक शब्द
आदि का भी अनुवाद अनुवादक अनुवादक सटीक रूप से होना चाहिए। यानी कि जैसे हर एक भाषा की एक अपनी एक शैली होती है, विशेषता होती है। अलंकार हो, मुहावरे हो, कहावतें हो, आंचलिक शब्द हो, उसका अनुवाद करते करते उसका अनुवाद जो है सटीक मार्मिक होना चाहिए। कहानी एवं उपन्यास में मूल पाठक को अनुवादित करते समय धारा प्रवाह शैली में प्रस्तुत किया जाए कि जिसमें उसमें सजीवता आ जाए। यानी कि शैली हो वो प्रभावमय होनी चाहिए। यानी कि मराठी का उपन्यास हिंदी में पढ़ते हुए उसमें सजीवता आ जाए। उदाहरण के रूप में ग्रहण करें तो प्रेमचंद ने अपने उर्दू में लिखित उपन्यास बाजार हुस्न का स्वयं सेवा सदन नाम से हिंदी में अनुवाद किया। यानी कि प्रेमचंद का बाजार हुस्न ये जो उपन्यास था वो उर्दू में था, उन्होंने ही उसका अनुवाद किया सेवा सदन नाम से हिंदी में। ये हिंदी की एक मौलिक रचना मानी जाती है। देखें तो सभी भाषाओं में कहानी उपन्यास अधिक मात्रा में लिखे गए हैं। सभी भाषा में, मराठी में, हिंदी में और अन्य भाषा में भी कहानी उपन्यास बहुत से हैं। अन्य भाषाओं में अनुदित होने के कारण वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि मराठी से हिंदी में उपन्यास जो आ गए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए, राष्ट्रीय स्तर पर गए कर चुके हैं। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र, अमृता प्रीतम, प्रेमचंद्र, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, वी.स. खांडेकर, विश्वास पाटिल आदि के उपन्यास कहानियाँ जो है विश्व स्तर तक अनुवाद के कारण ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए हैं। ये कथा अनुवाद पहला प्रकार साहित्य का। दूसरा है काव्य अनुवाद। काव्य अनुवाद काव्य रचना का अनुवाद काव्य अनुवाद कहलाता है। जो कविता है काव्य उसका अनुवाद ही काव्य अनुवाद कहलाता है। काव्य अनुवाद पद्य का मुक्त छंद के साथ भी गद्य में भी किया जाता है। काव्य अनुवाद जैसे कि गद्य शैली में किया जाता है, मुक्त छंद में किया जाता है। श्री अरविंद के अनुसार काव्य अनुवाद का कार्य केवल मूल के शब्दों को लक्ष्य भाषा में उतारना मात्र नहीं है। श्री अरविंद के अनुसार काव्य अनुवाद में सिर्फ शब्दों को, स्रोत भाषा के शब्दों को लक्ष्य भाषा के शब्दों में ही उतरना नहीं है, बल्कि उसमें बिंब, काव्य सौंदर्य, शैली की विशेषताओं की भी पुनर्रचना करनी चाहिए। उसमें बिंब, काव्य सौंदर्य, शैली की विशेषता की भी पुनर्रचना करनी होती है। काव्य अनुवाद में मूल पाठ में प्रस्तुत भावों के साथ ही उस पाठ की शैली, अर्थ, ध्वनि, लय, संगीतात्मकता को लक्ष्य भाषा में उतारना पड़ता है। सिर्फ शब्द या इस शब्द का उस शब्द में लिप्यंत अनुवाद नहीं बनता, तो उसकी जो ध्वनि है, अर्थ है, शैली है, लय है, संगीतात्मक है, वो स्रोत भाषा की लक्ष्य भाषा में उतारना पड़ती है। काव्य अनुवाद करते समय अनुवादक को मूल कवि की आत्मा में प्रवेश करना होता है। जो कवि कहना चाहता है हृदय से, वो उसके हृदय तक मूल उसके आत्मा में प्रवेश करना होता है। जो मूल स्रोत का कवि है उसके। इस प्रकार का अनुवाद पुनर्सर्जन की प्रक्रिया माना जाता है। परिणामतः कोई भावुक एवं कवि हृदय अनुवादक ही ये कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। यानी कवि के जैसा ही जिसका हृदय हो वही ये अनुवाद कर सकता है, क्योंकि उसमें भावुकता होना आवश्यक है। अनुवाद कार्य के लिए यह विधा अन्य से कष्ट साध्य प्रतीत होती है। गद्य अनुवाद से और अन्य जो विधाएं है साहित्य की, उसमें काव्य अनुवाद कष्ट साध्य यानी थोड़ा सा कठिन है ये प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे कवि की भावना है उस तरह की भावना लक्ष्य भाषा के अनुवाद में उतारना पड़ती है। कष्ट साध्य है। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त कविता का अनुवाद इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन से काव्य अनुवाद के अंतर्गत आते हैं? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त कविता का अनुवाद इसके अंतर्गत आता है। काव्य अनुवाद के माध्यम से मूल या स्रोत भाषा का काव्य सौंदर्य लक्ष्य भाषा में अबाधित रूप से रखा जाता है। जैसा मूल भाषा में, स्रोत भाषा में काव्य था, उस तरह का सौंदर्य है, उसकी भावना है, भाव है, वो अनुदित भाषा यानी लक्ष्य भाषा में भी वैसा ही भाव अबाधित रखा जाता है। उसमें भाव में कुछ भी बदलाव नहीं किया जाता।
काव्यानुवाद के क्षेत्र में मानव पीछे नहीं रहा। वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, भगवत गीता के अनेक भाषा में गद्यानुवाद के साथ साथ पद्यानुवाद भी उपलब्ध है। हिंदी में श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की कविताओं का बड़ा ही सुंदर काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है। उदाहरण तौर पर हिंदी में श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की कविताओं का बड़ा ही सुंदर काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है। इस तरह काव्यानुवाद हो गया। आपका साहित्य विधा का तीसरा जो प्रकार है नाट्यानुवाद। नाट्यानुवाद में क्या के बारे में चर्चा करते हैं कि नाट्य विधा का नाटक में ही किया गया अनुवाद नाट्यानुवाद कहलाते हैं। नाट्य विधा जैसे नाटक का मराठी नाटक का हिंदी में किया गया अनुवाद नाट्य अनुवाद कहलाता है। यानी कि नाट्य विधा का नाटक में ही किया गया अनुवाद नाट्यानुवाद कहलाता है। कहानी या उपन्यास का भी नाटक में अनुवाद किया जाता है, किंतु उसे नाट्य रूपांतर या विधांतर अनुवाद कहते हैं। जैसे कि कहानी का परिवर्तन नाटक में किया जाए तो उसे अनुवाद नहीं किया कहा जाता, सिर्फ उसे नाट्य रूपांतर कहा जाता है या विधांतर कहा जाता है। या काव्य का गद्य में, उपन्यास या कहानी में अनुवाद किया जाए तो काव्य अनुवाद नहीं कहा जाता, उसे काव्य रूपांतर या विधांतर कहा जाता है। प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतर किया गया है। इस तरह से हिंदी में प्रेमचंद की जो कहानियां है उसका नाट्य रूपांतर किया गया है। मनु भंडारी ने अपने महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया है। मनु भंडारी जो सुप्रसिद्ध कहानीकार उपन्यास लेखिका है, तो उन्होंने महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया है। नाटक में पाठ्य और रंगमंच के दो पहलू होते हैं। नाटक में पाठ्य पढ़ने के और रंगमंच के दो पहलू होते हैं। मूल नाटक के पाठ का अनुवाद और रंगमंच की दृष्टि से भी उसका अनुवाद करना आवश्यक होता है। सिर्फ पाठ का अनुवाद पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ रंगमंच की दृष्टि से भी उस नाटक रंगमंच पर खेला जाता है, इसलिए उस दृष्टि से भी अनुवाद किया जाता है, करना आवश्यक। इसके लिए रंगमंच की पूर्ण जानकारी और नाटक के तत्वों का अनुवादक को ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अनुवाद करते हुए अनुवादक को रंगमंच की जानकारी, उसके साथ नाटक के जो भी तत्व है उसे पूर्ण उसकी जानकारी, उसका अभ्यास होना चाहिए। नाट्यानुवाद में स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अभिनेता सुरक्षित रहनी चाहिए। रंगमंच के साथ ही नाटक के विषय के परिवेश, संवादों के संदर्भ में तथा भाषा की आत्मा आदि की सही और गहरी जानकारी रखने वाला अनुवादक ही अपने उद्देश्य में सफल होगा। यानी उसकी भाषा कैसे, रंगमंच के ज्ञान हो, तत्व के ज्ञान हो उसके नाटक के, उसके साथ साथ वो भाषा, वो संवाद जैसे मूल सरल भाषा में उसी तरह के उतारने होंगे लक्ष्य भाषा में। हिंदी में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग नाटक के अनुवाद क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण युग रहे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन युगों में संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली भाषा के नाटकों में हिंदी में किए गए अनुवादों की एक विस्तृत परंपरा मिलती है। यानी कि हिंदी में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग नाटक के अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण युग है। इन युगों में संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली भाषाओं के नाटकों के हिंदी किए गए अनुवाद एक विस्तृत परंपरा मिलती है। इस तरह से हमने साहित्य विधा के आधार पर अनुवाद के प्रकारों में कथा अनुवाद क्या है, काव्य अनुवाद क्या है और नाट्य अनुवाद क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा की। अब अच्छी तरह से ये वीडियो सुनेंगे, उसके साथ साथ हमारा जो BA फर्स्ट BCom फर्स्ट का आने वाली हिंदी का जो स्ट्रीम है उसका भी अध्ययन करेंगे, तो अच्छी तरह से आप गुण प्राप्त कर सकेंगे और आपके अध्ययन में कोई भी कठिनाई नहीं। धन्यवाद दोस्तों।